Hello friends, the article which we are analyzing today is published on Hindu July 10th. The title of the article is Owing Up to Criminalization in Politics. It is written by Trilochan Sastry. So this is the problem that in politics we find that criminal elements have entered into the politics, and because of that reason the polity got corrupted. So what happens when criminal element enter into the politics? So the article says that it has a far reaching consequences, और ये सोसाइटी या नेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट को टच करता है, क्योंकि थ्रू पॉलिटिक्स ओनली इन डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इज द वे थ्रू टू एक्वायर पावर। क्योंकि जैसा जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल पार्टी या जो भी इश्यूज रहते हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी के इश्यूज के बेसिस पे गवर्नेंस डेमोक्रेसी के थ्रू लोग इलेक्टेड होते हैं और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये अगर ये पॉलिटी में अगर क्रिमिनल एलिमेंट आते हैं तो वो किस तरीके से पूरे सोसाइटी को और पूरे कंट्री को अफेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि पॉलिटी जो पॉलिटिक्स का जो एक प्योर मॉरल जो ग्राउंडिंग है कि टू सर्व पीपल और टू सर्व नेशन, वो करप्टेड हो जाता है, क्योंकि लोग क्रिमिनल एलिमेंट यहाँ बेसिकली टू एक्वायर पावर के उद्देश्य से आते हैं। उनका जो उद्देश्य रहता है पर्पज में पॉलिटिक्स में आने का, वो सेल्फिश उद्देश्य रहता है, ना कि वो सोसाइटी या नेशन की सर्विस के लिए आते हैं। चूँकि उसी प्रोसेस के थ्रू गवर्नेंस होती है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है, तो ये क्रिमिनल एलिमेंट गवर्नमेंट में भी एंटर करते हैं। तो जब गवर्नेंस आल्सो बिकम इन्फेक्टेड विथ क्रिमिनल एलिमेंट, देन आप देखते हो कि गवर्नेंस की वजह से आपके डेवलपमेंट स्क्यूड होते हैं, डेवलपमेंट उतने अच्छे तरीके से नहीं होते हैं, उस हिसाब से पॉलिसी अच्छे से नहीं बन पाती, क्योंकि वहाँ पर जो पब्लिक गुड या जो एक सोसाइटल जो एक मोटिवेशन रहता है डेवलपमेंट का, वो हट के सेल्फ सर्विंग मोटिवेशन हो जाता है। तो जो गवर्नेंस के जो डिफरेंट आयाम हैं, चाहे वो पॉलिसी को लेके हो या डेवलपमेंट को लेके हो या ब्यूरोक्रेसी को लेके हो या बिजनेस से उस गवर्नमेंट का जिस तरीके से रिलेशनशिप है उसको लेके हो, वो सारे पहलू जो हम देखते हैं किसी से भी ये अछूता नहीं रहता है अगर क्रिमिनल एलिमेंट पॉलिटिक्स में और थ्रू गवर्नेंस में एंटर करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट में ऐसे एलिमेंट लोग हैं थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस, तो उस कंडीशन में लोगों के पास में क्या ऑप्शन है? तो लोगों की जो होप है वो जुडिशरी से है। इसमें जुडिशरी ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, लेकिन प्रॉब्लम लॉ और जजमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है उसके इन्फोर्समेंट में, क्योंकि वो इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूटिव के थ्रू होगा और एग्जीक्यूटिव इज इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और वहाँ पर वो एलिमेंट है। तो आप देख सकते हो कि पेपर में सारे लॉ और जजमेंट होने के बाद भी ग्राउंड लेवल पे उसका एग्जीक्यूशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दोज एलिमेंट। और इसको लेके ये भी कहा गया कि क्यों ना ऐसे एलिमेंट को, जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जो सीरियस क्राइम किए हुए लोग हैं, उनको आउटराइट बैन कर दिया जाए इलेक्शन से फाइट करने के लिए। तो वहां पर भी उसको लेके काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि ऐसा बैन करना लीगली सही है कि नहीं, और वो उस
दोनों चीज को, आर्गुमेंट फेवर में कि इन्हें बैन किया जाए और आर्गुमेंट अगेंस्ट में कि इन्हें बैन ना किया जाए, ये एक कंटेशियस इशू है, क्योंकि इसमें लोगों के राइट्स अफेक्ट होते हैं। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं होती है तब तक आप आ, किसी भी पर्सन को कंडेम नहीं कर सकते, उसको अक्यूज नहीं बोल सकते हो। तो और हम जानते हैं कि ये लीगल प्रोसेस होने में कितने टाइम लगता है। तो अगर ये प्रोसेस होने में इतना समय लग रहा है किसी जजमेंट के आने में, तो वो जो मीन टाइम उस पर्सन को निर्दोष ही माना जाता है। और ये एक तरीके से जो लीगल प्रोसेस की जो कमी है ड्यू टू डिले और प्रोसीजरल जो डिफिशिएंसी है, उसका फायदा भी लोग उठाते हैं, क्योंकि लीगली दे कैन नॉट बी बार्ड, और उस तरीके से वो अपने केस को लंबा करते रहते हैं और दे एंजॉय बेनिफिट ऑफ political, being part of political process, or they can join also government also. सो ये हम देखते हैं, इसमें दोनों तरफ से आर्गुमेंट है कि उन्हें बैन किया जाए और उन्हें ना भी बैन किया जाए। अब ये सिचुएशन की वजह से जो ग्राफ है कि ऐसे जो टेंटेड लोग हैं वो दिनों दिन हमारे पार्लियामेंट में बड़ी संख्या में आते जा रहे हैं। अब जैसे 2019 के केस में 43% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैड क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट देम एज पर द आर्टिकल। तो मतलब आप समझिए कि हाफ ऑफ एमपीज आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस। और ये ट्रेंड में हम बढ़ोतरी ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2004 में आर्टिकल में लिखा है कि ओनली 24% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैड क्रिमिनल केस। In 2009 that went up to 30%. 2014 it went up again to 34, and 2019 we have as many as 43% of MPs had criminal case pending against them. अब ये जब तक इनका पेंडेंसी का पीरियड है, जब तक कि उसमें जजमेंट नहीं आता, ये जो टाइम इंटरवल है, इसमें एज पर लीगल नॉर्म्स दे विल बी कंसिडर्ड एज ए दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए एक्यूज्ड, वो निर्दोष ही माने जाएंगे। और चूंकि वो निर्दोष माने जाएंगे तो वो सारी पॉलिटिकल प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो एमपी एमएलए बन सकते हैं, दे कैन बिकम मिनिस्टर आल्सो। सो ये जो लीगल प्रोसेस का जो डिले है, किस तरीके से अलाउ कर रहा है क्रिमिनल एलिमेंट को इस डिले का फायदा उठाने का, ये हम देखते हैं। अब उस डायरेक्शन में इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि आप ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट को आप दोषी करार नहीं दे सकते हो, क्योंकि उनका केस डिसाइड नहीं हुआ है। और केस डिसाइड नहीं होगा, केस कई सालों तक चलेगा, क्योंकि उसकी अपनी एक रीजनिंग है कि क्यों वो डिले हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे इस पॉलिटी को में करेक्शन लेके आया जाए, कैसे इसमें सुधार लेके आया जाए पॉलिटिकल प्रोसेस में, उस संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा जजमेंट आया है ऑन क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ओनस कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है और जिनको टिकट दिया जा रहा है उसको जस्टिफाई करने का ओनस उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर रखा है। कोर्ट आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टी टू स्टेट द रीजन फॉर सच सिलेक्शन एज आल्सो एज टू व्हाई अदर इंडिविजुअल विदाउट क्रिमिनल एंटीसीडेंट कुड नॉट बी सेलेक्टेड एज कैंडिडेट। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है चुनाव में अपने तरफ से फाइट करने के लिए, तो अगर वो कैंडिडेट जिसको पॉलिटिकल पार्टी ने सेलेक्ट किया है, अगर उसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व होगा कि वो इन सारी चीजों को इलेक्शन कमीशन में और पब्लिक इन लार्ज को अपने इस फैसले को जस्टिफिकेशन देते हुए लोगों के पास में उस चीज को बताए कि भाई हमने इस व्यक्ति को सेलेक्ट किया है और इस व्यक्ति में ये केसेस चल रहे हैं, और
इन केसेस चलने के बाद, इन सीरियस क्राइम के का अभियोग होने के बाद भी इस व्यक्ति को हमने इसलिए चुना है, फिर देन लिस्ट आउट द रीजन व्हाई यू हैव चूजन दैट पर्सन इवन दो दैट पर्सन हैज so many cases pending against him, serious criminal cases pending against him। ये तो पहला चीज है। फिर दूसरा चीज, जो आपने रीजन दिया है उस व्यक्ति को सेलेक्ट करने का, क्या वो रीजन दूसरे जो नॉन क्रिमिनल एंटीसीडेंट का व्यक्ति है, जिसके ऊपर कोई केसेस क्रिमिनल सीरियस क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे हैं, क्या आप वो फीचर ये या वो कैरेक्टर या वो क्वालिफिकेशन क्या आप दूसरे व्यक्ति में नहीं पा सकते हो? अगर आप दूसरे व्यक्ति में वो सारे एट्रीब्यूट्स पा सकते हो तो आपने दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं सेलेक्ट किया? वाई यू हैव चूजन दिस मैन? तो यहां पर जो एक हाइपोक्रेसी है पॉलिटिकल पार्टीज की, दैट विल गेट एक्सपोज्ड, क्योंकि रीजन जो बताए जाते हैं वैसे होते नहीं, उसके डिफरेंट रीजन होते हैं, और उसको पब्लिकली पेपर में लीगल तरीके से जस्टिफाई कर पाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कठिन होगा। तो ये एक जो सुधार लाने का प्रयास किया गया है, ये एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी क्रिमिनल एलिमेंट को डिफेंड करेगी तो कोर्ट ये होप करती है कि लोग उस चीज को, वहां पर जो हाइपोक्रेसी है, वहां पर जो एक कथनी और करनी में जो अंतर लोग देख पाएंगे, उससे उनको बेटर जजमेंट करने के लिए फायदा होगा। क्योंकि किसी को वोटिंग राइट देना अपने आप में डेमोक्रेसी नहीं है। वोटिंग राइट के साथ में वोटर को पर्याप्त सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देना, जिससे कि वो इन्फॉर्म्ड तरीके से अपने वोट को कास्ट कर सके, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वोटर को इनेबल कर रहा है कि उसके सामने ट्रांसपेरेंटली जो कैंडिडेट है उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्क्लोज होगी, और उसके साथ में वो पॉलिटिकल पार्टी का आर्गुमेंट भी देखेगा कि ये क्रिमिनल अभियुक्त होने के बाद भी इसको पॉलिटिकल पार्टी ने किस आधार पे, किस लॉजिक के आधार पे उसको चुना है अपनी पार्टी की तरफ से फाइट करने का। तो जब ये इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बोर्ड अवेलेबल होगी और उसके बेसिस पे अगर लोग वोटिंग करेंगे तो वो एक इन्फॉर्म्ड वोटिंग होगी, जो कि हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगी। क्योंकि ऐसा उम्मीद किया जाता है कि लोग क्रिमिनल एलिमेंट को वोट नहीं देंगे, उससे जो अच्छे लोग हैं वो लोग उभर के आएंगे, जिससे कि हमारी पॉलिटी, हमारी गवर्नेंस, हमारी सिविल सोसाइटी, बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑल अक्रॉस उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। लेकिन वंस अगेन, जो ये रूल की बात है, ये कोर्ट ने अपने लेवल पे जो पॉसिबल था वो तो कर दिया, लेकिन हम यहाँ जो हमारी पहले से जो प्रॉब्लम चली आ रही है वो प्रॉब्लम है उसके एग्जीक्यूशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में। क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन में ही फेल होते हैं। हम पॉलिसी में, पेपर में जो पॉलिसी रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, लॉजिकल रहती है, जस्टिफाइड रहती है किसी हर तरीके से, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन पुअर होता है। तो उसी के लिए पेपर, ये आर्टिकल रिकमेंड करता है कि हम सभी लोगों को विजिलेंट होना है, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, वोटर को, इन जनरल सिटीजन को, सबको अवेयर होना है और पॉलिटिकल पार्टी को अकाउंटेबल बनाना है, जिससे कि वो कोर्ट की जो ये रूलिंग है उसका वो कंप्लायंस करें, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी सिचुएशन मतदाता के सामने हो और वो एक बेटर डिसीजन ले सके, जिससे कि ओवरऑल हमारी पॉलिटी और गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट हो। दिस कंक्लूड एनालिसिस of my today's article. I hope this will improve or help to improve your understanding. Thank you.